नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबरों में। और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं जुबैर खान। पंजाब और राजस्थान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में घमासान मच गया है। हुड्डा समर्थकों के अपने खिलाफ अभियान के बाद हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा आक्रामक हो गई हैं। सैलजा ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हुड्डा को प्रदेश संगठन के गठन में बाधा बताया है। आज सुबह कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से कुमारी सैलजा ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सैलजा ने 12 तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गतिविधियों के बारे में खास तौर पर राहुल गांधी को विस्तार से जानकारी दी। यानी हरियाणा कांग्रेस में नेताओं के बीच घमासान अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। खबर है कि अब हुड्डा समर्थक विधायक सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे। आपको बता दें कि हुड्डा समर्थक नेता कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सक्रिय भी हैं। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा अपने पद पर बनी रहेंगी। सैलजा की तरफ से प्रस्तावित प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की सूची पर भी हाईकमान अपनी मोहर लगा सकता है। शनिवार को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंची थी। सैलजा ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी इस बाबत मुलाकात की। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 9 विधायक समर्थकों के साथ विवेक बंसल से मुलाकात कर चुके हैं। अब उन्होंने बंसल से क्या कुछ कहा ये तो अंदर की बात थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने कुमारी सैलजा को हटाने और प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा के हाथ में देने की मांग की थी। बंसल ने कहा कि पार्टी के 19 विधायक उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने जैसी कोई बात नहीं की। विधायक सिर्फ ये चाहते थे कि हरियाणा में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इनकी तैयारी में पार्टी संगठन को अभी से जुट जाना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय आहूजा जी। केवल ढींगरा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो ये बार बार की जो मतभेद सामने आते हैं, मनभेद सामने आते हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको अपनी बात कहने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, और किसी पार्टी में डेमोक्रेटिक राइट नहीं होता। और कांग्रेस में ही जो कांग्रेस के लोग हैं वो हाईकमान को अपनी बात बताने में सक्षम रहते हैं और हाईकमान की इजाजत भी रहती है, क्योंकि आप ये समझें कि इसमें कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जहां भी कांग्रेस पार्टी की जितने भी प्रेसिडेंट है हमारे, सभी को अपना अधिकार है कि वो अपने हाईकमान से बात कर सकते हैं। इसमें कोई ना तो कोई इस तरह की बात है, ना कोई इस तरह की गुटबाजी है, कुछ नहीं है। ये अपनी बात रखने का अधिकार है सबको। उस अधिकार का जो बात है वो हाईकमान को रखी जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमको। केवल जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन संजय आहूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से केवल जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्या आप ऐसा मानते हैं? यही सब कुछ हो रहा है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में? जो ढींगरा जी ने कहे कि हर एक को अपने बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार से हटके है। जो ये अंतरकलह है ये आज से नहीं है। ये कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ये काफी वर्षों से ये चलता आ रहा है। ये बात तो सही है कि हर एक पार्टी में हर एक को अपना अधिकार रखने का, बात करने का अधिकार है, लेकिन ये कलह जो है ये तो जग जाहिर है, ये तो शुरू से चलती आ रही है। जी केवल ढींगरा जी, क्या आप मानते हैं, ये बात तो सही कही संजय जी ने कि काफी मुद्दत से, एक अरसे से हरियाणा कांग्रेस में इस तरह की अदावत आपस में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में देखी जाती रही है, और शायद यही वजह रही है कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े अहिरवाल के नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया और आज की तारीख में वो गुरुग्राम से लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेस नेता ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो क्या कुछ कहेंगे, इसी तरह से ये सब सिलसिला चलता रहा तो हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर नहीं जाएगी क्या? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है जिसको ये बात कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस की विचारधारा समझ में नहीं आती,
वो कहीं भी जा सकता है, वो स्वतंत्र होता है, लेकिन पार्टी जो होती है वो आदमियों से ऊपर होती है। पार्टी जो होती है वो सभी कांग्रेस जनों से अपनी बात कहने का अधिकार देती है। बीजेपी की तरह गला घोट के काम नहीं करती है। और एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर जिसका नाम कांग्रेस है, और कांग्रेस डेमोक्रेटिक चलती है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो दूसरी पार्टियां हैं, आप देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं ये आपस में लड़ाने का काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को लड़ाने का काम नहीं करती है। चलिए ठीक है केवल जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का अब जो नजारा दिखाई दे रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, उसे देखते हुए तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसी चीजें सामने नहीं आई जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं में आपसी मनमुटाव सामने आए हैं। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला के बीच में भी बहुत सारी चीजें कुमारी शैलजा के बीच चलती रही थी। इसके अलावा किरण चौधरी का हम जिक्र कर लें, कैप्टन अजय सिंह यादव की हम बात कर लें, भूपेंद्र हुड्डा की हम बात कर लें, इन तमाम नेताओं के बीच में आपस में मनमुटाव तो देखे जाते रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अगर आप 20 आदमियों का समूह कहीं भी बिठा लें, उन 20 आदमियों की हर एक की राय अपनी अपनी हो सकती है। फिर उसके बाद हाईकमान होता है, उनकी राय, सभी जो है अपनी राय हाईकमान को रख सकते हैं और हाईकमान उसके ऊपर फैसला करता है। ये जो डेमोक्रेटिक राइट है ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के अंदर है, बाकी पार्टियां तो गला पकड़ लेती है। आप किसी कार्यकर्ता का, बीजेपी का अपनी आवाज निकाल के दिखाए, उसके खिलाफ यूएपीए लगा देते हैं, उसके खिलाफ उसको जेल में भेज देते हैं। और जो छोटी पार्टियां हैं वो इस तरह से क्रूरता करती हैं कि उनका हिसाब नहीं है कोई। एक ही पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको अपनी बात रखने का अधिकार है और अपनी हाईकमान को रखने का अधिकार है। लेकिन केवल जी कुछ महीने पहले ही, कुछ साल पहले ही हमने देखा कि डॉक्टर अशोक तंवर जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हें न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि पार्टी को भी छोड़ना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कुमारी शैलजा के साथ भी वही कुछ होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमारी शैलजा जी ने खुद बयान दिया कि जो एमएलए हाईकमान को मिले हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप शैलजा जी के वक्तव्य सुन लीजिए, अच्छे तरह से सुनिए, और ये संजय हुड्डा जी को भी सुनाइए। उन्होंने खुद कहा है कि हाईकमान को सारी बात रखने का हर एमएलए को अधिकार है। अब क्या बात उन्होंने रखी है, या तो ये संजय हुड्डा जी के बात सुनने से, कहने से नहीं होगा, या उन्होंने कौन सी बात हाईकमान को रखी है वो हाईकमान बता सकता है। आप उनकी बात करिए कि हाईकमान को क्या रखा है। हाईकमान ने अभी तक अपनी कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं की है कि एमएलए ने क्या बात रखी है। ये हाइपोथेटिकल जो ड्रामा बीजेपी करती है, ये इनका रोल है कि कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की जाए। तो ये साजिश करता है बेसिकली। जी संजय जी बताइए, सीधा इल्जाम आपके ऊपर जी ने और सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में, कांग्रेस पार्टी को के ऊपर साजिश रचने में बीजेपी पार्टी का बड़ा हाथ रहा है, बड़ा रोल रहा है। संजय जी बड़े मन से ये बात कही थी कि हरेक पार्टी में हरेक को अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने देखो किस भाव से बात की। ये कलह है, मैं मानता हूं कि हर एक पार्टी में कलह होती है, और ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये कलह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में बरसों से आ रही है इस पार्टी में, हरियाणा में। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि जब केवल ढींगरा जी एक प्रवक्ता के तौर पर जाया करते थे टीवी चैनल पर, और मैं इनके साथ इस टीवी डिबेट में हुआ करता था, तो कांग्रेस से ये गाइडलाइन आई थी कि ये हुड्डा का प्रवक्ता है, ना कि कांग्रेस का। उसमें लिखा गया था इसे बकायदा इस चीज को लेकर। चलिए ठीक है संजय आहूजा जी, आपका भी और केवल ढींगरा साहब आपका भी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा देखने को मिला। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करवाई। इस वक्त देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि इस वक्त देश के करीब 11 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इन 11 राज्यों की लिस्ट में राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख शामिल हैं।
देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में मिल रहा है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव सुबह 6 बजे होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखा जाता है। हर एक आदमी का, ऑर्डिनरी आदमी का क्या, बड़े से बड़े आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ गया और सारा इसका असर दूसरी कमोडिटी पे पड़ रहा है। जो लोगों को इनकम नहीं है और बाहर माल खरीदने जाते हैं, उसमें इतना बुरी महंगाई है कि आदमी खरीद नहीं सकता, भूखे मर रहे हैं। और अच्छे दिन तो हम तो कह रहे हैं हमारे बुरे दिन लौटा दो। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी वजह से ट्रांसपोर्ट के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। कास्केडिंग इफेक्ट है जी, ये तो एक बेसिक चीज़ है। आजकल हर चीज़ इससे आती है। ये महंगा तो हर एक को अपनी अपनी आइटम बढ़ानी है जो बेच रहा है मार्केट में। मैन्युफैक्चरर को भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसका भी उनको भी महंगा पेट्रोल से वो आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। और इस वक्त हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री राजेश्वरी पैनोली जी मौजूद हैं। राजेश्वरी जी सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और अगर हम सिर्फ मई महीने की बात करें तो मई महीने में लगभग 17 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था, तो क्या कुछ माना जाए, क्या आगे भी लगातार पेट्रोल की, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी या कुछ अंकुश लगने की संभावना नजर आती है आपको? मुझे तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। उसके 2-3 रीजन जो समझ में आते हैं वो ये है कि इंटरनेशनली अब प्राइजेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से डिटरमाइंड है कि वो अपने जो उसका पोर्शन है टैक्स का, उसको कट डाउन नहीं करेगी। और जब तक उसको कट डाउन नहीं करेगी तब तक 2 तरीके ही होते हैं, या तो इंटरनेशनली प्राइस कम हो, बाइंग कॉस्ट कम हो पेट्रोलिंग कंपनी की, वो कम हो नहीं रही है। और जो उसमें टैक्स कंपोनेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 32 से 35 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास आता है, और उसके अलावा जो लगभग 4 रुपए और 2.5 रुपए के करीब जो सेस लगता है, वो जो अगर जब तक कम नहीं किया जाएगा या उसमें से गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करेगी तब तक उसके दाम कम होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। हाँ, अनलेस इलेक्शन कोई आ जाएगा। अब जैसे 7 स्टेटों के इलेक्शन आने वाले हैं अगले फरवरी मार्च के आसपास, उस समय सरकारें कहीं ना कहीं उसको होल्ड पे ले आएंगी कुछ समय तक के लिए, चाहे उसके बाद लॉस भी होता रहे, ये तो माना जा सकता है। राजेश्वरी जी, आप इकोनॉमिक्स को बेहतर समझते हैं, आपने इलेक्शन का जिक्र भी किया, खासतौर पर मैं ये सवाल खुद आपसे करने वाला था। मैं सर यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या गुंजाइश होती है टैक्स कंपोनेंट्स का, आपने जिक्र किया, टैक्सेस में अगर डिक्रीज कुछ किया जाए, टैक्सेस को घटाया अगर कुछ जाए, तो क्या गुंजाइश होती है कि थोड़ा बहुत कमी देखी जा सकती है डीजल और पेट्रोल के दामों में? बिल्कुल गुंजाइश है। जब मान लीजिए 15 रुपए टैक्स जब अगर कम कर देती है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही 15 रुपए कम करती है, उसका इफेक्टिव रेट जो था 16-17 रुपए आ जाता है। तो 16-17 रुपए का पेट्रोल और डीजल कम किया जा सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पूरे ही कंपोनेंट कम कर देती है तो काफी कम हो सकता है। और उस कंपोनेंट को इनफैक्ट अभी मैं आपके ही चैनल पे सुन रहा था कि किसी सज्जन बोल रहे थे कि इसका इम्पैक्ट सब चीजों पे आता है जी, चाहे वो हौजरी का आइटम हो, चाहे सब्जी का आइटम हो, जो मतलब डेली यूज का कोई भी आइटम हो, चाहे एयर का हो, चाहे ट्रेवल का हो, हर जगह पर उसका इम्पैक्ट आता है। और उसका इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्ट और बड़ा साइकोलॉजिकल होता है। वो इम्पैक्ट को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि सरकार उनको अपने जो टैक्सेस जो कम करे, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइजेस कम तो होने वाली नहीं। पैनोली जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज पुष्कर सिंह धामी नए सीएम
के रूप में शपथ लेंगे। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें भी चर्चा में हैं और नाराज नेताओं को मनाने का दौर भी लगातार जारी है। पार्टी के कुछ सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं, इसकी पुष्टि मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने दी। चुफाल ने कहा है कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज नाराज हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे फोन आएगा तो मैं शपथ लेने जाऊंगा, लेकिन दोनों मंत्रियों को मैंने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष से बात करें और अपनी बात रखें, नाराजगी से कोई काम नहीं चलेगा। हालांकि इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी की खबरों के बीच मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज से उनके डालनवाला स्थित आवास में शिष्टाचार भेंट भी की। वहीं पुष्कर सिंह धामी को लेकर उठ रहे विरोध के सुरों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार मौजूद हैं। मंत्री धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद, बिशन सिंह चुफाल भी भाजपा अध्यक्ष के आवास पर चल रही बैठक के लिए पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि पुष्कर धामी की आज ताजपोशी होनी है। उत्तराखंड के नए सीएम बन चुके हैं पुष्कर धामी और ताजपोशी से पहले राजधानी देहरादून में हलचल जारी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक लगातार चल रही है, जिसमें कई सीनियर बीजेपी नेता शामिल हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन कुमार झा सीधे देहरादून से मौजूद हैं। चंदन जी, सीधे तौर पर मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या कुछ राजधानी देहरादून में गहमा गहमी है आज की ताजपोशी को लेकर? देखिए, आज मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण लेना है। काफी लंबे जद्दोजहद के बाद, मान मनोबल के बाद मुख्यमंत्री का जो तय कार्यक्रम था राजभवन का, उसमें आज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो नाराज पुराने मंत्री थे, जो नाराज विधायक थे, वो भी मान गए हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में आज 5 से 5:30 के बीच में आज शपथ लेंगे और सतपाल महाराज की भी आने की चर्चा है। सतपाल महाराज मान गए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस खेमे से लोग पार्टी में आए थे, वो खेमा नाराज था, लेकिन ऐसी खबरें मिल रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने खुद सभी मौजूदा नेताओं के पास जाकर के उनको मना लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारे नेता अब एक छत के नीचे आ गए हैं और मान मनोबल का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है। अच्छा चंदन जी, चाहे तीरथ सिंह रावत का हम जिक्र करें, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत का के बारे में हम चर्चा कर लें, बहुत जल्दबाजी में मुख्यमंत्रियों की अदला बदली हुई है, बहुत जल्दी जो है फेरबदल हुआ है, तो क्या कुछ सियासी गलियारों में देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। 100 दिनों में मुख्यमंत्री को बदल देना, 4.5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री रहना, उसके बाद तीरथ सिंह रावत का आ जाना, उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी को ले आना, तो कहीं ना कहीं जनता में जो एक सोच है, जो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा। इन सभी मैसेज से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठना होगा और इन चीजों को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। जनता में जो मैसेज है वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा संकेत नहीं है जी। और इस वक्त हमारे साथ मधु भट्ट प्रदेश मंत्री भी सीधे तौर पर मौजूद हैं। मधु जी, मैं सीधे तौर पर आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि जो आज नई ताजपोशी होनी है, नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, जो मनमुटाव की खबरें पार्टी के बीच आ रही हैं, बीजेपी आलाकमान के बीच जो मनमुटाव की खबरें हैं, क्या अब सब कुछ सही है? सब कुछ सही है, कोई मनमुटाव नहीं है और सब एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा है। और क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण समारोह है, उसी के तहत आपसी बातचीत और आने वाली समय में किस प्रकार से राज्य के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं, उनसे संबंधित एक शिष्टाचार भेंट और वार्ता चल रही थी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं जी। सतपाल महाराज को लेकर खासतौर पर बातें सामने आ रही थी कि उनकी नाराजगी है, उनकी असहमति है कुछ बातों को लेकर, क्या कुछ मतलब आपके पास अपडेट है ताजा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है
महाराज जी पूरा अपना जो कि माननीय सतपाल महाराज जी शुरू से ही अपना जो हमारे, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में हर समय आगे ही रहते हैं। और अभी क्योंकि अभी जो ये वर्तमान परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से राज्य के विकास में कैसे कैसे आने वाले समय में राज्य के विकास के लिए विभिन्न जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित भी हो, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, यहाँ के हमारे प्रभारी जी हैं वो भी आए हुए हैं, साथ में हमारे क्योंकि सभी विधायक दल के नेता जो हमारे विधायक हैं वो सब लोग उपस्थित हैं। तो सभी के साथ एक वार्ता चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा जो ये इस समय हमने कोरोना महामारी को लेकर जितना ये, क्योंकि इस समय सब लोग उससे उभरे हैं और आने वाले समय में भी किस प्रकार से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, इसके लिए इसी से संबंधित ऐसी एक सामान्य जो है वो वार्तालाप। ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आप प्रदेश में मंत्री हैं, आप संगठन को देखती हैं, जांचती हैं, परखती हैं। मैं जानना चाहूंगा मैम आपसे कि जिस तरह से बार बार बहुत थोड़े अंतराल के बीच मुख्यमंत्रियों की तब्दीली हुई है और ये फेरबदल जो हुआ है, क्या पार्टी के लिए बेहतर संकेत है? देखिए इसमें जो ये है ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी रहे हैं, संवैधानिक एक प्रक्रिया में उनको चुनाव आयोग के द्वारा जो एक इस समय जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर, उसको फॉलो करते हुए जो संविधान की जो धाराएं हैं उनका फॉलो करते हुए ही उन्होंने उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और साथ में क्योंकि जो विधायक है, हमारे विधायकों में से एक प्रक्रिया होती है, विधायकों में से ही अपना दल का नेता चुना जाता है। तो उसमें सबने एक आपसी सहमति जताई कि युवा को इस समय नेतृत्व दिया जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छा ही होगा। और आज शाम को क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, सभी लोग उसमें आएंगे, आप लोग भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। देखो किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। जी मधु भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त एएनबी न्यूज के लिए दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ चंदन कुमार झा लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन जी, मैं सीधे तौर पर आपसे ये सवाल भी पूछूंगा कि जिस तरह से सियासी गलियारों में बार बार खबरें इस तरह की आ रही थी कि कुछ और सीनियर नेताओं को ये आस थी, उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है प्रदेश की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए, लेकिन अब जिस तरह से एक नया नाम पुष्कर धामी के रूप में सामने आया है तो उनकी असहमति, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी खास तौर पर है। जी चंदन जी, चंदन कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते चंदन कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जैसे ही हमारा संपर्क जुड़ेगा दोबारा हम लौटेंगे चंदन जी आपके पास। तो उत्तराखंड में आज नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी है। पुष्कर धामी आज प्रदेश की कमान संभालेंगे और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्रियों में तब्दीली देखी जा रही है, उससे एक बार फिर स्थिर सरकार बनने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।